गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2। और हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाई कर रहे थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। हम लोगों ने ये देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हर एक ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल से बनता है, मॉलिक्यूल एटम से बनता है, और एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये देख रहे हैं, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, यानी नाभिक। और ये सब क्या है? ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब कक्षा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और वैसा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। और जो पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया न्यूक्लियॉन, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है, और ये आपका पार्टिकल हो गया इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन को न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे -e कूलम का चार्ज है, जबकि एक प्रोटॉन पे +e कूलम का चार्ज है। एक प्रोटॉन का मास 1 mu, एक न्यूट्रॉन का मास 1 mu, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है इसका मास होता है 0.0005 mu। इलेक्ट्रॉन काफी हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन काफी हल्का होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तुलना में। ठीक है, चलिए ये देखते हैं कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होता है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। जितना प्रोटॉन नाभिक के अंदर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होगा। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या जो है, न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या से, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या से कम, ज्यादा या बराबर हो सकती है, तो एक बात याद रखेंगे कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या एंड प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 10 होगी। न्यूट्रॉन की संख्या जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो इन दोनों की संख्या से कम भी हो सकती है, इन दोनों के बराबर भी हो सकती है, और इन दोनों से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, प्रायः अधिक ही होता है। तो मान के चलिए न्यूट्रॉन 12 है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या कम भी हो सकती है, इन दोनों के बराबर भी हो सकती है, या इन दोनों से अधिक भी हो सकती है। अब चूंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है, तो मान लीजिए माना किसी एटम में, मान के चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है। ठीक है, तो इसका टोटल चार्ज बताओ कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10e -10e, 10 प्रोटॉन पे +10e, एंड 12 न्यूट्रॉन पे कितना? 0। तो ऐड करके देखो 0 आ रहा है। इसीलिए एटम पर टोटल चार्ज 0 है, इसलिए एटम क्या हो गया? न्यूट्रल। एटम को बताइए न्यूट्रल क्यों कहा गया? कोई भी परमाणु उदासीन होता है, इसका कारण, कोई भी परमाणु, हर एक एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उतना ही प्रोटॉन का चार्ज। न्यूट्रॉन तो वैसे भी न्यूट्रल है, उस पर तो कोई चार्ज वैसे भी नहीं होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल होने के बाद एटम का टोटल चार्ज 0 आता है। तो हर एक एटम पे 0 कूलम का चार्ज होता है, इसलिए एटम क्या होता है? न्यूट्रल। लेकिन अगर किसी एटम से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, या एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दिया जाए, तो वह एटम क्या हो जाता है? चार्ज्ड हो जाता है, जिसको हम लोग आयन कहते हैं, है ना। तो कोई भी एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। अब मान लीजिए अगर किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, और मान लो 12 न्यूट्रॉन है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाता है? 0 कूलम। इसीलिए एटम न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अगर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 9 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन तो 10 ही रहेगा।
न्यूट्रॉन तो 12 ही रहेगा। और एक चीज याद रखें, कोई भी एटम जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकता है या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। जैसे आप देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये एक एटम का पिक्चर है। एटम के सबसे अंदर न्यूक्लियस होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं, ये कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब भी एटम से बाहर कुछ निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को ही या तो गेन कर सकता है या लूज कर सकता है। कोई भी परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। प्रोटॉन का त्याग या ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटॉन कहां पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। तब मान लीजिए किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा? 9 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? प्रोटॉन तो 10 ही रहेगा और न्यूट्रॉन भी 12 रहेगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन का तो चार्ज 0 रहेगा, 9 इलेक्ट्रॉन का -9 ही, 10 प्रोटॉन का +10 ही, और न्यूट्रॉन का तो वैसे भी 0 हो गया, तो ये +10 -9 यानी प्लस ही। यानी जब कोई एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर प्लस ही चार्ज होता है। जब किसी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना हो जाएगा? अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इस पे 8 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, जबकि प्रोटॉन तो 10 ही रहेगा और न्यूट्रॉन तो 12 ही रहेगा। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? -8e, 10 प्रोटॉन का +10e, तो कितना हो जाएगा? +2e। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी एटम से अगर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर कितना चार्ज आएगा? +e। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए +2e, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए +3e। ठीक है, अगर कोई एटम, मान लीजिए एटम तो न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल होता है, अर्थात एटम तो उदासीन होता है। क्यों होता है एटम न्यूट्रल? क्यों होता है? क्योंकि एटम के अंदर, क्योंकि इस किसी भी एटम में एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या एंड प्रोटॉन की संख्या हमेशा इक्वल होती है, इसलिए टोटल चार्ज कैंसिल होकर 0 होगा। जैसे ही टोटल चार्ज 0 होगा तो एटम न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ऑलरेडी प्रोटॉन अधिक होगा। प्रोटॉन अधिक होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे मान लो किसी एटम में 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 प्रोटॉन है, और मान के चलिए 16 न्यूट्रॉन है। अगर इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए तो अब 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी -16e। प्रोटॉन तो अभी भी 15 ही है, +15e, और न्यूट्रॉन पर तो 0 चार्ज, तो टोटल चार्ज -e आ गया। इसका मतलब अगर कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, बढ़ने से क्या होगा? उस पर -e चार्ज आएगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2e, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा -3e। यानी इलेक्ट्रॉन तो खुद निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन को जब आप लीजिएगा तो आप पर भी निगेटिव चार्ज आएगा। तो एटम न्यूट्रल होता है, अर्थात एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उदासीन वस्तु है, तो इसका मतलब क्या हो गया? उदासीन वस्तु का मतलब होता है कि इस ऑब्जेक्ट में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है उतना ही प्रोटॉन की संख्या है, यानी टोटल चार्ज 0 हो गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर बराबर होगा तो नेट चार्ज 0 होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, प्रोटॉन की संख्या अधिक है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर निगेटिवली चार्ज है तो इसका क्या मतलब हुआ? तो कोई ऑब्जेक्ट अगर निगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब हुआ कि इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। किससे? प्रोटॉन से। अगर दोनों बराबर है तब तो न्यूट्रल हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन की संख्या से, मान लो इस वस्तु में 100 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन मान लीजिए कम है, 80 प्रोटॉन है, तो इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो 100 इलेक्ट्रॉन है तो -100e,
और 80 प्रोटॉन है तब प्लस 80E, तो टोटल चार्ज माइनस 20E आएगा जो कि निगेटिव में आएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है और प्रोटॉन की संख्या अधिक है। मान के चलिए इसमें कम इलेक्ट्रॉन है, 80 इलेक्ट्रॉन है तब माइनस 80E, और 100 प्रोटॉन है तब प्लस 100E, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस 20E। ठीक है, तो ये चीज याद रखें कि जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तब प्लस E, 2 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा प्लस 2E, 3 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा प्लस 3। जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा माइनस E, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा माइनस 2E, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा माइनस 3, इस तरीके से चार्ज होता है। कोई भी एटम प्रोटॉन को कभी गेन या लूज नहीं कर सकता। कोई भी एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही गेन या लूज कर सकता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस को आप तोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए किसी भी एटम से हमेशा जब भी निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग होता है। इलेक्ट्रॉन ही निकल सकता है या इलेक्ट्रॉन को ही एटम ले सकता है। ठीक, जैसे आपने पढ़ा होगा सोडियम एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम आयन बनता है। सोडियम एटम 2 8 10 नंबर पे आता है, सोडियम 11 पे आता है, तो 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 2 8 यानी 10, तो ये सोडियम आयन बन जाएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। उसी प्रकार क्लोरीन है, क्लोरीन 2 8 7 17 नंबर पे आता है, तो यह अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्लोराइड माइनस आयन, क्लोराइड आयन बनेगा 2 8 8। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि यह जो एटम है यह न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यह जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो अब ये 2 8 7 यानी 17 से क्या हो गया, 18 हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने से इस पर माइनस चार्ज आता है और एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से इस पर प्लस चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने से पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लेने से निगेटिव चार्ज। तो सोडियम आयन पे प्लस ही चार्ज होता है, क्लोराइड आयन पे माइनस ही चार्ज होता है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन लेता है, यह एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। ठीक है, सिंबल ऑफ एन एटम। मान लो कोई एटम है X, किसी एटम का क्या सिंबल होगा, बहुत तरह का एटम होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आप लोगों ने पेरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट पढ़ा है और सारे एलिमेंट का सिंबल है। तो ये जो एटम है, एटम का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उस एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है। मान लो ये किसी एटम का सिंबल है, ये हो सकता है हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो। तो किसी भी एटम में सबसे नीचे Z लिखते हैं और ऊपर में A लिखते हैं। ये Z क्या है, इस Z को कहा गया एटॉमिक नंबर। Z क्या है, एटॉमिक नंबर। एंड A को क्या कहते हैं, मास नंबर। मास नंबर कहते हैं प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। एटॉमिक नंबर Z कहते हैं प्रोटॉन की संख्या। अब ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस के सबसे भीतर में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और बाहर ऑर्बिट में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऑर्बिट में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो आप बताएं कि न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन की कुल संख्या को हम लोग मास नंबर कहते हैं। व्हाट इज मास नंबर, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को मास नंबर कहते हैं। यानी सीधा समझिए, न्यूक्लियॉन की संख्या को मास नंबर कहते हैं, है ना। मान लीजिए किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है तो पक्का है कि 10 प्रोटॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अब मान लीजिए 12 न्यूट्रॉन है। अब आप बताइए एटॉमिक नंबर Z कितना है और मास नंबर A कितना है। तो फटाफट सोचिए, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर कहते हैं प्रोटॉन की संख्या को। प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर।
तो जेड का वैल्यू हो गया प्रोटॉन की संख्या 10। तो चूंकि परमाणु में 10 प्रोटॉन है इसलिए एटॉमिक नंबर 10 होगा, और 10 इलेक्ट्रॉन है इसलिए भी एटॉमिक नंबर 10 होगा। लेकिन मास नंबर किसको कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन है 10 और न्यूट्रॉन है 12, तब 12 प्लस 10, 10 प्लस 12 22 हो जाएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर के हो गया न्यूक्लियॉन, जिसको हम लोग मास नंबर कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और सिर्फ प्रोटॉन की संख्या या सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर किसकी संख्या है? या तो प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जेड क्या हो गया? तो एटॉमिक नंबर जेड हो गया प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या। एंड मास नंबर ए क्या हो गया? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। ए बराबर, ये पी को हम लोग लिख सकते हैं जेड, क्योंकि पी का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या को हम लोग जेड लिख सकते हैं, प्लस एन न्यूट्रॉन की संख्या। तो ए और जेड को इधर ले आओ, ए माइनस जेड बराबर एन, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है? तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन की संख्या होती है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या भी होती है एटॉमिक नंबर। इसको याद रखेंगे। मान के चलिए ये हमने लिखा है हाइड्रोजन 1 इसका क्या मतलब है? हीलियम 2 4 इसका क्या मतलब है? बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम 3 7। तो देखिए सबसे नीचे वाला नंबर जेड होता है और ऊपर वाला नंबर ए होता है। जैसा कि अभी आप लोग पढ़े हैं, किसी भी एटम का जो सिंबल होता है उसके नीचे और ऊपर 2 नंबर लिखा जाता है। नीचे वाले नंबर को एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कहते हैं, ऊपर वाले नंबर को मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर किसका नंबर होता है? तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं। मास नंबर कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो नीचे लिखा हुआ है 3, ऊपर में लिखा हुआ है 7। ये इसको ध्यान से देखो, इसका मतलब इसमें जेड का वैल्यू कितना हो गया? 3, और ऊपर वाला नंबर 7 है, यानी ए का वैल्यू 7। तो अब बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 3, प्रोटॉन की संख्या भी हो गई 3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की संख्या जेड होती है। जेड किसकी संख्या होती है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। तो जेड 3 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 3 है, प्रोटॉन भी 3 है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन निकालते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 यानी 4 न्यूट्रॉन है। इसमें ध्यान से देखिए, जेड का वैल्यू 2 है, नीचे की संख्या जेड है, जेड 2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 2 गो है, प्रोटॉन भी 2 गो है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो इसमें इसको घटाइए, 4 माइनस 2 2, न्यूट्रॉन भी 2 गो है। हाइड्रोजन में आइए, इसमें जेड 1 है और मास नंबर कितना है? 1, यानी इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, और 1 में 1 घटाइए, न्यूट्रॉन 0 होगा। जैसे लिखा हुआ है कैल्शियम 20 40, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जेड का वैल्यू 20 है और ए का वैल्यू 40 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 20 है, प्रोटॉन 20 है, एंड न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो ए में जेड घटाइए, यानी 40 माइनस 20 घटाइए 20। ये होता है किसी भी न्यूक्लियस का या किसी भी एटम का सिंबल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या है, यानी अल्फा कण क्या है? अल्फा पार्टिकल क्या है? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? समझते हैं अल्फा कण क्या है। पेरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आता है, हीलियम सेकंड नंबर पे आता है। तो हीलियम एटम के बारे में सोचिए। हीलियम, इसका सिंबल कैसे लिखते हैं? हीलियम, नीचे लिखते हैं 2, ऊपर में लिखते हैं 4। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मास नंबर कितना है? 4। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 2, प्रोटॉन की संख्या 2, एंड न्यूट्रॉन की संख्या, ए में जेड घटाइए, न्यूट्रॉन का संख्या निकलेगा 4 माइनस 2 यानी 2। तो हीलियम परमाणु के अंदर नाभिक है, और उस नाभिक में प्रोटॉन कितना है? 2 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितना है? 2 न्यूट्रॉन है। और इसमें एक ही ऑर्बिट है, और उस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये है आपका हीलियम एटम, He एटम।
तो हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, जबकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। मान लीजिए हीलियम एटम से अगर यह दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा, क्योंकि यह दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद तो ऑर्बिट खत्म, क्या बचा? न्यूक्लियस बचा। तो इसी हीलियम न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। या इसको एक ऐसे तरीके से समझिए, ये जो हीलियम एटम है, He एटम, इससे जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, जब कोई हीलियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो हीलियम आयन बनेगा, प्लस प्लस। एक इलेक्ट्रॉन निकलने से प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने से +2 चार्ज होगा। तो इसी हीलियम आयन को, हीलियम न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो बताइए अल्फा पार्टिकल क्या है? तो अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल हीलियम आयन है। He++ आयन को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, या हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। यानी जब भी हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो जो हीलियम न्यूक्लियस बचेगा उस हीलियम न्यूक्लियस को ही हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब ध्यान से देखें, अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, He न्यूक्लियस, या अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम++ आयन है। तो जब भी आपसे कोई पूछे अल्फा पार्टिकल क्या है तो आप बोलेंगे अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है या हीलियम आयन है, क्योंकि हीलियम परमाणु में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वह दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हीलियम न्यूक्लियस बचेगा एंड हीलियम आयन बचेगा। तो हम लोग अल्फा पार्टिकल किसको कहेंगे? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, इसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना है, तो 2 प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा? +2 ही, और 2 न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 0, तो टोटल चार्ज हो गया +2 ही। कोई पूछे अल्फा पार्टिकल का मास बताओ, तो एक प्रोटॉन का मास 1 mu, 2 प्रोटॉन का मास 2 mu, एक न्यूट्रॉन का मास 1 mu, 2 न्यूट्रॉन का 2 mu, तो 2 mu + 2 mu कितना हो गया? 4 mu। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम आयन, अल्फा पार्टिकल का मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा? उतना ही चार्ज होगा जितना 2 प्रोटॉन पे होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होगा नहीं। और अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा? 4 mu। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चार्ज के क्या क्या यूनिट्स होते हैं। अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू पूछा जाए तो +2 इंटू ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 2, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास निकालिएगा 4 AMU, 1 AMU में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो 4 AMU में 4 इंटू इतना kg हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यूनिट्स ऑफ चार्ज, आवेश के मात्रक। चार्ज Q बराबर होता है I इंटू टी। Q का मतलब हो गया चार्ज यानी आवेश, I का मतलब होता है करेंट, एंड T का मतलब क्या होता है? टाइम। चार्ज का फॉर्मूला होता है करेंट इंटू टाइम। ऐसा यूनिट क्या होगा? चार्ज का ऐसा यूनिट होगा, करेंट का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, और टाइम का ऐसा ही मात्रक होता है सेकेंड। तो एम्पियर गुना सेकेंड, यही चार्ज का ऐसा ही मात्रक निकला जिसको हम लोग कूलम कहते हैं, जिसका सिंबल C होता है। तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर सेकेंड, जिसको कहा गया कूलम। चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम। चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलम, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। यहां पर सीजीएस यूनिट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो चार्ज का सीजीएस यूनिट कहिए या ईएसयू यूनिट कहिए। ईएसयू यूनिट, ईएसयू का पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ई का मतलब इलेक्ट्रो, एस का मतलब स्टैटिक, यू का मतलब होता है यूनिट। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो बोलना है चार्ज का सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम्ब होता है।
क्योंकि चार्ज का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है वो स्टैट कूलम्ब होता है, जिसको ESU यूनिट भी कहते हैं। तो चार्ज का SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। चार्ज का CGS मात्रक क्या होता है? स्टैट कूलम्ब। स्टैट कूलम्ब, एक कूलम्ब में 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम्ब होता है। एक कूलम्ब में कितना स्टैट कूलम्ब होता है? 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम्ब। यानी कूलम्ब बड़ा है कि स्टैट कूलम्ब बड़ा है? तो जिस तरफ का नंबर बड़ा है उस तरफ का यूनिट छोटा होगा। इधर देखिए नंबर बहुत बड़ा है, 3 × 10⁻9 है, और इधर छोटा सा नंबर है 1, तो जिधर छोटा सा नंबर है उधर का यूनिट बड़ा है, यानी कूलम्ब बड़ा है स्टैट कूलम्ब से। 3 × 10⁻9 यानी 300 करोड़ स्टैट कूलम्ब मिलाने पर एक कूलम्ब बनता है। ठीक है, तो स्टैट कूलम्ब छोटा यूनिट हो गया, कूलम्ब बड़ा यूनिट हो गया। ठीक है, तो चार्ज का ऐसा यूनिट हो गया कूलम्ब। चार्ज का CGS यूनिट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको स्टैट कूलम्ब भी कहते हैं, ये 1 कूलम्ब में 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम्ब होता है। चार्ज का देखते हैं अदर यूनिट क्या होता है। चार्ज का अदर यूनिट होता है, करेंट का यूनिट ले लो एम्पियर, टाइम का अदर यूनिट ले लो आवर, तो एम्पियर आवर, एंड एक अदर यूनिट होता है फैराडे। चार्ज का 2 अदर यूनिट है यहां पर, एम्पियर आवर एंड फैराडे। ये एम्पियर आवर, आप ध्यान से देखें, एम्पियर सेकेंड चार्ज का यूनिट है, तो एम्पियर आवर क्या होगा? चार्ज का यूनिट होगा लेकिन अदर यूनिट होगा। अब हमने करंट का SI मात्रक लिया एम्पियर, और टाइम का अदर मात्रक ले लिया आवर, तो SI यूनिट इंटू अदर यूनिट, ये कौन सा यूनिट निकला? ये अदर यूनिट निकला चार्ज का। तो एम्पियर आवर, एम्पियर किसका यूनिट है? करंट का। आवर किसका यूनिट है? टाइम का। तो करंट और टाइम मल्टीप्लाई करने पर चार्ज आता है, तो चार्ज का अदर यूनिट हो गया एम्पियर आवर एंड फैराडे। ठीक, क्वेश्चन है 1 एम्पियर आवर में कितना कूलम्ब होता है? आंसर देखिए, 1 एम्पियर आवर को हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर इंटू 1 आवर। 1 एम्पियर इंटू 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। अब देखिए 3600 गुना 1 कितना हो गया? 3600। एम्पियर गुना सेकंड, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड को क्या कहते हैं? कूलम। 3600 कूलम। इसका मतलब 1 एम्पियर घंटा में कितना कूलम होता है? 3600 कूलम। फिर से एक बार समझेंगे, 1 एम्पियर घंटा में कितना कूलम होता है? 3600 कूलम। देखिए कैसे हुआ, 1 एम्पियर आवर को लिखेंगे 1 एम्पियर गुना 1 आवर, 1 एम्पियर गुना 1 आवर में 3600 सेकंड, 3600 गुना 1 3600, एम्पियर गुना सेकंड एम्पियर सेकंड, जिसको कूलम कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 1 फैराडे कितना कूलम होता है? 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना कूलम? तो ध्यान से देखिए, 1 फैराडे, 1 मोल प्रोटॉन या 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको 1 फैराडे माना गया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 मोल प्रोटॉन पर उपस्थित चार्ज को 1 फैराडे कहा जाता है। तो 1 मोल किसको कहते हैं? आप लोग एवोगाड्रो संख्या का नाम सुने होंगे। एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रोस नंबर, जिसका वैल्यू होता है 6.023 × 10⁻23। इसी को 1 मोल कहा जाता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अब आप ये बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज? -e, 2 इलेक्ट्रॉन पे -2e, और ये भी तो जानते हैं कि यह माइनस उसके नेचर को बताता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का वैल्यू तो E होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज होता है जितना 1 प्रोटॉन पर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का वैल्यू E होता है, 2 पर 2e, 3 इलेक्ट्रॉन पे 3, 4 इलेक्ट्रॉन पे 4e, n इलेक्ट्रॉन पे ne। तो बताइए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का वैल्यू होगा उसी को 1 फैराडे कहते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उतना ही चार्ज होगा जितना 1 मोल प्रोटॉन पर होगा। तो कितना चार्ज होगा? तो जो भी चार्ज होगा उसको 1 फैराडे कहेंगे। तो 1 फैराडे चार्ज कितना होगा?
एक इलेक्ट्रॉन पे E, 2 इलेक्ट्रॉन पे 2E, 3 इलेक्ट्रॉन पे 3E। लेकिन यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब एवोगाड्रो संख्या Na इंटू ई। तो Na का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग 96,500 कूलम आएगा। तो एक फैराडे में कितना चार्ज होता है, 96,500 कूलम चार्ज होता है। एक फैराडे कितना सा चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 मोल प्रोटॉन पर जो चार्ज का मात्रा होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन और 1 मोल प्रोटॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। 1 फैराडे। अब देखो चार्ज का एसआई यूनिट क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड, जिसको कूलम कहते हैं। चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलम, जिसको ईएसयू यूनिट भी कहते हैं। एक कूलम में 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम होता है। चार्ज का अदर यूनिट हो गया एम्पियर आवर एंड फैराडे। एक फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है। 1 एम्पियर घंटा में 3600 कूलम होता है। चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट हो गया फैराडे। चार्ज का सबसे छोटा यूनिट होता है स्टैट कूलम। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, चार्ज का सबसे छोटा यूनिट हो गया स्टैट कूलम, उससे बड़ा यूनिट हो गया कूलम, उससे बड़ा यूनिट हो गया एम्पियर आवर एंड सबसे बड़ा यूनिट हो गया फैराडे। चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट हो गया फैराडे, सबसे छोटा यूनिट हो गया स्टैट कूलम। एक कूलम में 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम, एक एम्पियर आवर में 3600 कूलम, एक फैराडे में 96,500 कूलम। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि लेक्चर आपको कितना समझ में आ रहा है। थैंक यू, चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।